हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेघा। स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक एबिलिटी होती है कि वो खुद को डिजीज़ होने से बचा सकता है। हमारे सराउंडिंग्स में इतने सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और उसमें से कितने जो हैं वो पोटेंशियल पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस मतलब दे कैन कॉज डिजीज़, पैथोजेनेसिटी है उनमें। इतने सारे पैथोजेंस प्रेजेंट हैं, उन फिर भी हमें डिजीज़ नहीं होता है जल्दी से। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी जो है, अगर देखा जाए तो लाइफ जो पॉसिबल है वो इम्यूनिटी की वजह से है, क्योंकि सराउंडिंग्स में इतने माइक्रोब्स हैं जिनके हम फिजिकल कांटेक्ट में भी आ रहे हैं, हम उन्हें इनहेल भी कर रहे हैं, खाने में भी आ जाते हैं, पानी में भी आ जाते हैं, बट स्टिल लाइफ जी रहे हैं। मतलब इतना डिजीज़ नहीं होता है अनलेस योर इम्यूनिटी इज़ लो। लाइफ पॉसिबल जो है वो इम्यून सिस्टम की वजह से हो पाई है। देन इम्यून सिस्टम जो है उसके दो पार्ट बनाए गए हैं, एक तो इन्नेट एंड अनदर इज एडेप्टिव। इननेट मतलब जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है, बाय बर्थ। देन एडेप्टिव जो कि हमने अडेप्ट की है, जब लाइफ आई, एंटीजन आया, उसको देख करके बॉडी ने अडेप्ट किया कि हाँ अगर ऐसा एंटीजन आएगा तो ऐसी एंटीबॉडी बनानी है, राइट, और मेमोरी बनी है एक। ये अडेप्टिव है। इन्नेट और एडेप्टिव जो है ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। ये ऐसे नहीं है कि ये अलग अलग हैं और इन्नेट अलग काम कर रहा है, एडेप्टिव अलग कर रहा है। दे आर कनेक्टेड। कि इन्नेट जो है वो इनिशियली काम करती है और अगर इन्नेट से पूरा इरेडिकेशन नहीं हो पाता है उस पैथोजन का तो फिर एडेप्टिव गेम में एंटर करती है। दे बोथ आर कनेक्टेड, बट इनका जो टाइम है और जो तरीका है काम करने का, रिएक्शन है, वो सब अलग अलग है, बट दे आर कनेक्टेड। अब अगर इन्नेट देखें तो इन्नेट जो है वो फास्ट है, जबकि जो एडेप्टिव है वो क्या है, वो स्लो है। तो ये जो टाइम का जो डिफरेंस है ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। जैसे कि ये गोपाल जी हैं, इनके ऊपर कोई एज पैथोजन आके अटैक किया है, ठीक है, ए पैथोजन ने अटैक किया और ये वेरुलेंट है, मतलब काफ़ी पावरफुल हार्मफुल वाला पैथोजन है ये। तो इनकी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसे तो काम करने में अभी मान लो कि 7 दिन लगेंगे, 7 डेज लगेंगे, क्योंकि जो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन दी पैथोजन एज वेल एज ऑन दी पर्सन ऑल्सो कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। तो मान लीजिए 7 दिन लग रहे हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी बनने में, तो अब 7 दिन लग रहे हैं कि 7 दिन तक एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्टिमुलेट होने में उसे टाइम लग रहा है, ये है। तो 7 दिन तक क्या होगा? 7 दिन तक क्या गोपाल जी वेट करेंगे कि भाई एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगी और उनको बचाएगी? तो इस 7 दिन में तो ये जो पैथोजन है ये अपना सारा काम कर देगा जो इसे करना है, और साथ में गोपाल जी को भी ले जाएगा ये। जो ये 7 दिन से पहले वाला टाइम है, इस टाइम में भी तो किसी को काम करना पड़ेगा ताकि गोपाल जी बच जाएं। तो इसके लिए काम कौन करेगा? इन्नेट काम करेगा इस टाइम पे, कि इन्नेट सडन है, फास्ट है, एकदम से काम करना स्टार्ट करते हैं कि हमने कुछ खराब खाया और एकदम से हमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी। एकदम से फास्ट रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं, सडन रिएक्शन, दिस इज इन्नेट इम्यूनिटी। इनिशियली इन्नेट काम करती है और कई बार क्या होता है कि इन्नेट ही उसको इरेडिकेट कर देती है, एलिमिनेट कर देती है पैथोजन को, अगर वो पैथोजन मतलब ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ज़्यादा वेरुलेंट नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वेरुलेंट आ जाता है पैथोजन तो पहले इन्नेट काम करती है, उसके बाद जब इन्नेट हार जाती है तो गेम में एंटर करता है एडेप्टिव। देन एडेप्टिव देखता है कि आगे वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, फाइनल जो इरेडिकेशन एलिमिनेशन करेगा वो एडेप्टिव करेगा। देन अब जो बॉडी है उसमें फिजिकल केमिकल बैरियर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन से हमें रोकते हैं। कि फिजिकल बैरियर में आता है, स्किन आती है सबसे पहले तो, कि स्किन हमें कितने सारे पैथोजन से बचाती है। अब जो बर्न विक्टिम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि यही कि वो प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि स्किन जल जाती है तो उनमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके पास स्किन नहीं है उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, फिजिकल बैरियर नहीं है, राइट। देन हमने देखा कि जो ये हमारे लंग्स है या गट है, इनमें एपिथेलियल लाइन होती है कि जो लंग है उसमें भी बाहर भी 2 लेयर होते हैं, प्लूरा विस्करल लेयर। तो ये ऐसे ही हमारे हार्ट में भी होती है, गट में, सब में होती है। ये सब क्या है? एक तरीका है बचाने का कि अगर कोई पैथोजन आ जाए तो एंट्री ना कर पाए, बैरियर है एक तरीका ये, राइट। देन केमिकल बैरियर में अगर हम देखें तो केमिकल बैरियर में हमारे पास टीयर्स आ जाते हैं। टीयर्स में कि कोई आँख में चीज़ चली जाती है तो टीयर्स आ जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जो उसे किल कर देता है जो भी आया है आँख में। देन हमारे पास स्वेट है, देन म्यूकस
जो सिक्रीट होता है, गोबलेट सेल्स जो कि स्टमक में है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। देन जो स्टमक में लो पीएच है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पर एसिड रिलीज होता है, वो भी एक तरह का केमिकल बैरियर है। देन स्लाइवा जो है कि हम खाना खाते हैं तो आधे से ज़्यादा जो उसमें माइक्रोब होता है वो मुंह में ही स्लाइवा से ही किल हो जाता है, क्योंकि स्लाइवा में क्या है, एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सबको डिग्रेड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, केमिकल बैरियर्स हैं। इसके अलावा जो म्यूकस है वो म्यूकस लंग की जो लाइनिंग है, दिस इज लंग, तो लंग की पूरी लाइनिंग में प्रेजेंट है, ऐसे ही स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है। इस म्यूकस करता क्या है कि यहाँ पर जो बाहर से इनहेल करके या खाने के थ्रू जो भी आया है पैथोजन या माइक्रोब वो यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, समझ रहे हैं, और फिर इसकी यहाँ पे किलिंग होगी। और किलिंग कैसे होती है, किलिंग होती है कि जो म्यूकस होता है उसमें एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं डिफेंसिन। रिमेंबर दिस नेम, ओके, डिफेंसिन। ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड है। एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो पेप्टाइड है, प्रोटीन है, जो कि म्यूकस में सिक्रीट होती है और वहाँ पे जो भी ट्रैप होएगा माइक्रोब या पैथोजन वो उसको किल कर देगी। डिफेंसिन का ये काम होता है। अब डिफेंसिन काम कैसे करता है, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर, बट ऐसा देखा गया है कि इसमें ना एक डोमेन होता है जो कि हाइड्रोफोबिक डोमेन है, विच इज़ हाइड्रोफोबिक डोमेन या फिर एम्पीपैथिक डोमेन होता है। अब जो माइक्रोब की जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन्स होती है, सेल मेम्ब्रेन्स, वो कैसी होती हैं, वो भी तो हाइड्रोफोबिक होती है ना, एम्पीपैथिक होती है। तो ये डिफेंसिन अपने इस डोमेन से, हाइड्रोफोबिक डोमेन से सेल मेम्ब्रेन जो होएगी माइक्रोब की उस पर पेनिट्रेट करेगा, जिसकी वजह से माइक्रोब का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। एंड देन डिफेंसिन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से अब जो सेल के अंदर जो नेगेटिव डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, इन सबको क्या कर देगा, वो डिग्रेड कर देगा। सो दिस इज हाउ डिफेंसिन वर्क्स, ओके। सो अब जो माइक्रोब आया है वो फिजिकल केमिकल बैरियर से पहले तो मिलेगा, फिजिकल बैरियर से सबसे पहले मिलेगा। अगर वो इसको क्रॉस कर पाया देन केमिकल बैरियर, देन एनाटॉमिकल बैरियर, मतलब अगर ये कोई इन्फेक्शन या कोई पैथोजन ये सब बैरियर्स क्रॉस करके भी बॉडी में आ जाता है समहाउ, देन कौन एक्टिवेट होता है, देन आती है पिक्चर में इन्नेट इम्यूनिटी, राइट। सबसे पहले तो इन बैरियर से मिलेगी, फिजिकल केमिकल बैरियर, इनसे बच गया तो कौन आएगा, इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले एक्टिव होती है। इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले कौन लड़ेगा, पैथोजन जब आएगा तो इन्नेट इम्यूनिटी लड़ेगी। देन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, वो है एडेप्टिव, ओके। सो इन्नेट इम्यूनिटी जैसे कि मैंने बताया कि ये जर्म लाइन से एनकोड होती है, मतलब ये बाय बर्थ प्रेजेंट है। इन्नेट जब हम पैदा हुए, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है ये तभी बन जाती है। इसको एंटीजन के एक्सपोजर की कोई ज़रूरत नहीं है कि एंटीजन आएगा तो ही इम्यूनिटी डेवलप होएगी, जैसे एडेप्टिव में होता है। सो इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। दैट मीन्स कि ये पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, इसको नहीं, ये अगर सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम आएगा तो अलग रिस्पॉन्स है और माइकोबैक्टीरियम आ रहा है तो अलग रिस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है, राइट। इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज़ लाइक कि एक ग्रुप के लिए इसका एक तरह का रिएक्शन है और एक ही जैसा अगर सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम 10 बार आया ना तो 10 बार ही सेम ही रिएक्शन देगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ज़्यादा है, दूसरी बार में कम है या कम या ज़्यादा है। इट इज़ नॉट पैथोजन स्पेसिफिक इन शॉर्ट। देन PRR is for pattern recognition receptor. PR is for पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब होता क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, बट उसको ये तो देखना पड़ेगा ना कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना कि हाँ ये बाहर से आया है, समझ रहे हैं, ये पैथोजन है। अब उसको कैसे पता चलेगा ये सेल्फ है और ये नॉन सेल्फ सेल है। इसके लिए क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। होता क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं इनके ऊपर एक कुछ मोलिक्यूलर पैटर्न प्रेजेंट होता है। सब में अलग अलग होएगा कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग तरह का पैटर्न प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में अलग तरह का पैटर्न प्रेजेंट है। मोलिकुलर पैटर्न का मतलब कि एक टाइप का मोलिक्यूल प्रेजेंट है, वो लिपिड भी हो सकता है, पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, समझ रहे हैं, अलग अलग तरह का पैटर्न प्रेजेंट होता है। और ये जो पैटर्न होता है माइक्रोब पे प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के सेल में प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जो होस्ट का सेल है, जो सेल्फ सेल है, उनमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस बेसिस पे इन्नेट इम्यूनिटी डिफ्रेंशिएट कर पाती है, अच्छा ये पैटर्न यहाँ पे प्रेजेंट है तो मतलब ये हमारा सेल नहीं है, ये बाहर से आया है। और जो ये पैटर्न प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इसको हम क्या बोलते, माइक्रोब के ऊपर इसको हम क्या बोलते हैं, पैम्प बोलते हैं,
पैम्प इज फॉर पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न, पैथोजन के साथ जो एसोसिएटेड है मोलिक्यूल्स का पैटर्न पैम्प, और इसको कौन आइडेंटिफाई करता है? PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। नाम में ही है सब कुछ, ऐसे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, PRR, राइट। सो PRR जो है वो हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में सेल्फ और नॉन सेल्फ में, इनेट इम्यूनिटी को हेल्प करता है। देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो कुछ सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं यही माइक्रोबियल जो आइडेंटिफिकेशन है, जो माइक्रोबियल मोलिक्यूल्स हैं, जो पैम्प मोलिक्यूल्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे आके बाइंड होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे आके जब कोई पैथोजन आके बाइंड करेगा तो इससे क्या पता चलेगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे एक्टिवेट हो जाएगा और किलिंग स्टार्ट कर देगा उस पैथोजन की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने में एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगी। अभी मैं बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इनेट इम्यूनिटी में काम करता है, राइट। देन TLR है टोल लाइक रिसेप्टर्स। TLR इज टोल लाइक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन में। दीज आर PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ही होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स को नाम दिया गया टोल लाइक रिसेप्टर्स। ये सबसे पहले मिले थे ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है ना, ड्रोसोफिला, उसमें ये मिले थे। ड्रोसोफिला की जो मैक्रोफेजिस सेल थे, मैक्रोफेजिस जो सेल होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट थे ये, उनके ऊपर ये प्रेजेंट थे और ये क्या कर रहे थे? पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे थे। तो ये PRR की तरह काम कर रहे थे, तो इनका नाम टोल लाइक रिसेप्टर है। ह्यूमंस में अराउंड 10 टोल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये काम क्या करते हैं? PRR का काम करते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, राइट। सो वाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स हियर कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, TLR, PRR, इसीलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि एक 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, TLR, देन फैगोसाइटोसिस एंड देन मेमोरी सेल्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और फिर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है और इनमें से कौन सा इनेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है। तो वहाँ पर हम ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और TLR में, टोल लाइक रिसेप्टर में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नाम इतने अच्छे से हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो ना एडेप्टिव का पार्ट होगा, इतने अच्छे से नाम है। तो इसीलिए आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स अंडर द हेडिंग ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ताकि आपको रिमेंबर रहे कि याद रहे कि ये हमने इनेट इम्यूनिटी के हेडिंग के नीचे पढ़े थे, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, TLR, PRR, ये सब जो है इनेट इम्यूनिटी के पार्ट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देन ये बात मैं बता चुकी हूँ कि ये जो है वो फास्ट है, जल्दी डेवलप होता है, जल्दी हमें प्रोटेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। यस, सो जो हमारे पास ये इनेट इम्यूनिटी है ये वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, प्लांट्स में, सब में प्रेजेंट है। और इसका जो एक बेसिक प्लान है, मतलब ये काम कैसे करती है, वो कंजर्व्ड है। वो क्या है? फैगोसाइटोसिस है। कि इनेट इम्यूनिटी जो काम करती है वो फैगोसाइटोसिस से करती है कि माइक्रोब को या पैथोजन को पकड़ेगी और खा लेगी। इसका काम यही है फैगोसाइटोसिस का। अब जो फैगोसाइटोटिक सेल हैं वो कौन कौन से हैं? मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल हैं, इसके अलावा डेंड्रेटिक सेल भी हैं और मोनोसाइट्स भी हैं, राइट। ये सेल्स जो हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं। होता क्या है कि मैक्रोफेजेस जो हैं वो इधर उधर बॉडी में पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। ये स्प्लीन में भी प्रेजेंट है, लीवर में भी प्रेजेंट है, ब्लड में भी प्रेजेंट है, इधर उधर घूमते रहते हैं। और जहाँ भी, और इनके ऊपर जो है, यस, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, इनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर हो सकता है? PRR रिसेप्टर होएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होएगा, जो कि पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पे आके पैथोजन बाइंड हो जाएगा और इस पैथोजन को फिर ये सेल जो है एनगल्फ कर लेगा। समझ रहे हैं? तो सिस्टम समझिए कि ऐसे मैक्रोफेजेस के ऊपर, न्यूट्रोफिल के ऊपर PRR प्रेजेंट है। ऐसे जो ये PRR प्रेजेंट है, ये म्यूकस जो लाइनिंग है ना, जैसे अगर ये लंग के अंदर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आके कोई पैथोजन फंस जाएगा और फिर डिफेंसिन उसको किल कर देगा। तो ये जो PRR है, ये रिसेप्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी जगह प्रेजेंट होते हैं, सेल पे भी प्रेजेंट है और लाइनिंग्स पे भी प्रेजेंट है। सो यहाँ मैक्रोफेजेस जो हैं ये इधर उधर सेल बॉडी में घूमते रहते हैं और जहाँ भी इनके ऊपर, इनके रिसेप्टर पर PRR पे बाइंड करना के ये इसको एन कर लेंगे, राइट। देन न्यूट्रोफिल जो है, न्यूट्रोफिल की लाइफ जो है वो छोटी है, शॉर्ट लिव्ड है।
सेकेंडली जो न्यूट्रोफिल है वो हेल्दी टिश्यू में कभी नहीं मिलेगा। न्यूट्रोफिल हमेशा ब्लड में रहता है और हेल्दी टिश्यू में नहीं मिलेगा। इसको रिक्रूट कौन करता है? मैक्रोफेजिस करता है, कि जहाँ पे कोई टिश्यू है, मैक्रोफेजिस सब जगह प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, मैक्रोफेजिस ने उसको डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद मैक्रोफेजिस न्यूट्रोफिल को रिक्रूट करेगा कि हाँ यहाँ पे इन्फेक्शन मिला, अब तुम आ जाओ। देन न्यूट्रोफिल विल एंटर टू सम टिश्यू, राइट। सो न्यूट्रोफिल एंटर करेगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे ही अपना काम करेगा। तभी जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे इतना कुछ की स्वेलिंग हो जाती है, कहीं पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ चल रहा है। मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, कहीं पे मास्ट सेल्स आ गए हैं, डीग्रेनुलेशन हो रहा है, हिस्टामिन आ रहा है, इतना कुछ होता है, तभी वहाँ पे इतना रेडनेस और स्वेलिंग और पेन होता है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं। सो मैक्रोफेजिस होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे, देन उसको फैगोसाइटोसिस करेंगे, तो क्या बनेगा? फैगोसोम बनाएंगे। देन ये फैगोसोम जाकर के किससे फ्यूज़ होएगा? लाइसोसोम से, जिससे फैगोलाइसोसोम बन जाएगा। ये सब की बात मैं एक वीडियो बनाई थी मैंने वेस्टिकुलर ट्रैफिकिंग की, मैं उसमें कर चुकी हूँ। सो मैं इसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, प्लीज़ वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फैगोलाइसोसोम बन जाएगा, फैगोलाइसोसोम बनेगा। देन फैगोलाइसोसोम में, अब लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, वहाँ पे एसिडिक पीएच है, वहाँ पर अब क्या होएगा? रिएक्शन स्टार्ट होंगे और फाइनली जो पैथोजन को एनगल्फ किया था उसकी किलिंग हो जाएगी। देन अब होता क्या है कि मतलब अंदर और क्या क्या रिएक्शंस चल रहे हैं। होता क्या है कि जो ये फैगोसोम बना है, यहाँ पर ये NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट किया जाता है। ये क्या करता है? NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है सेल के अंदर। ये जो फैगोसोम बना है इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाएगा जो कि ऑक्सीजन डिराइव्ड होंगे, मतलब ऑक्सीजन से बने हुए टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसमें क्या क्या हो सकता है? सुपर ऑक्साइड हो सकता है, O2 नेगेटिव हो सकता है, HO हाइपोक्लोराइड हो सकता है जो कि ब्लीच का जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। देन H2O2 हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देन OH हाइड्रोक्साइड के रेडिकल्स हो सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है। ये सब में दिख रहा है ना कि ये सब ऑक्सीजन से डिराइव्ड है। तो इस तरह के ये रेडिकल्स ये बहुत हार्मफुल होते हैं, ये जितने भी सब्सटेंसेस सब हार्मफुल है, जिसको यूज़ करके एक फैगोसोम जो है पैथोजन की किलिंग करेगा। अब इतना सारा ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है ये सारे ऑक्सीजन कंपाउंड्स बनाने में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी इस सेल को, जो ये पर्टिकुलर सेल है इसको ज़्यादा चाहिए ऑक्सीजन की सप्लाई, तो ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा इस टाइम पर। जब फैगोसाइटोसिस होती है, यहाँ पर किलिंग हो रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और ये कंज्यूम ज़्यादा करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी बर्स्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं? NADPH ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स और रेस्पिरेटरी बर्स्ट का कंसेप्ट। देन कुछ ऐसे होते हैं कि ये सब तो है कि फैगोसाइटोसिस हो गया, PRR से कर लिया। अब इन्नेट इम्यूनिटी अगर कैपेबल है, इतने में उसका काम चल रहा है कि फैगोसाइटोसिस होकर के किलिंग हो रही है, तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इतना वेरुलेंट होता है, इतना वेरुलेंस होता है उस पैथोजन में कि वो नहीं किल हो पाता इन्नेट से, वो इसको ऐसे चकमा दे देता है। तो कौन फिर पिक्चर में आएगा? एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगी। अब जैसे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके बाहर कई बार जो उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब इस कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से क्या होएगा? यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल पैम्प प्रेजेंट नहीं होएगा, जिसकी वजह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी इन्नेट इम्यूनिटी कि ये सेल्फ है नॉन सेल्फ है। वो यही सोचे कि सेल्फ है, क्योंकि यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर पैटर्न प्रेजेंट नहीं है। तो इसने क्या कर दिया? एक तरह से चकमा दे दिया ना इन्नेट इम्यूनिटी। तो अब किसको आना पड़ेगा? इसको किल करने के लिए एडेप्टिव को आना पड़ेगा। देन कुछ और भी, जैसे माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है जो कि TB कोज करता है। ये क्या करता है कि इसका फैगोसाइटोसिस हो भी जाएगा, ये फैगोसोम में चला भी जाएगा, लेकिन ये जो फैगोसोम बनेगा इसका मैचुरेशन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये जाके लाइसोसोम से फ्यूज नहीं होगा और ये मतलब इसको चकमा दे देगा, ये निकल जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा माइकोबैक्टीरियम। सो कुछ ऐसे ये होते हैं जिनकी वजह से जो है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट होना पड़ता है, जो इन्नेट इम्यूनिटी से बच जाते हैं। देन अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरस के पास भी पैम्प नहीं है, क्योंकि जो वायरस का प्रोटीन कोट है, बाहर का जो कोट है वायरसेस में, वो क्या है? वो होस्ट से ही तो बना है, वो होस्ट से ही, सेल से ही तो बना है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो आरएनए और डीएनए जो प्रेजेंट होता है, बस उसके बेसिस पे सेल जो है इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगी। जहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होएगा उसको सेंस करेगी कि हाँ ये बाहर का ही अपना नहीं है, तो इस बेसिस पे इस पे इंटरफेरेंस SSRNA के थ्रू इसकी किलिंग होएगी। तो दिस इज़ हाउ वायरसेस की किलिंग होती है। देन हाँ, और इसमें वायरस की किलिंग के लिए नेचुरल किलर सेल्स और TC लिम्फोसाइट्स जो हैं वो भी काम करते हैं। देन जो एडेप्टिव इन्नेट इम्यूनिटी कहाँ पे आके एडेप्टिव इम्यूनिटी से जुड़ती है, वो जुड़ती है डेंड्रेटिक सेल्स और मैक्रोफेजिक सेल्स के थ्रू। ये डेंड्रेटिक सेल और मैक्रोफेजिक सेल जो हैं ये APC हैं, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये करते क्या हैं कि ये डेंड्रेटिक सेल्स है, ये डेंड्रेटिक सेल्स है। डेंड्रेटिक सेल में ऐसे डेंड्रियाज होते हैं, इसलिए इसे डेंड्रेटिक सेल बोलते हैं। ये डेंड्रेटिक सेल्स हैं। कोई पैथोजन आया है, इसने इस पैथोजन को खा लिया, अब इस पैथोजन को ये थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करेगा इधर उधर, और इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और इस खाए पिए जो इसका जो थोड़े बहुत पीछे बचेगा पैथोजन का, इसको अपने ऊपर ऐसे एक झंडे की तरह लगा के घूमेगा। समझ रहे हैं? तो एक तरह से ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये। उसको खाएगा पहले, उसका तो कोई एक पेप्टाइड या उसको कोई मॉलिक्यूल को अपने ऊपर झंडे की तरह लगा लेगा कि हाँ मैंने इसको खाया है। देन इसको कौन सेंस करेगा? TC सेल, लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट आएगा, वो इसको आकर के देखेगा अच्छा ये यहाँ पे मतलब इसने इसको खाया है तो कोई पैथोजन आया हुआ है, तो अब TC एक्टिवेट हो जाएगा। और जब लिम्फोसाइट तक बात पहुंच जाती है तो मतलब कौन एक्टिवेट हो रहा है? एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी इज ऑल अबाउट लिम्फोसाइट्स, B सेल्स एंड T सेल्स। तो दिस इज हाउ इन्नेट इम्यूनिटी एंड दिस एडेप्टिव इम्यूनिटी इज कोरिलेटेड, दे आर इंटरकनेक्टेड. So this is about innate immunity. Thank you so much.